नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में 6 चरणों का चुनाव संपन्न हो चुका है। चुनाव का मूड क्या रहा है यह पता चल चुका है और अब तो अंतिम चरण का चुनाव 1 जून को होगा। इसके बाद एग्जिट पोल आएंगे और 4 जून को नतीजे आएंगे। लेकिन बिहार का मूड क्या कह रहा है? बिहार का मूड देश के मूड के हिसाब से है या कुछ और है? हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। आज हमारे साथ 3 वरिष्ठ पत्रकार हैं जिनके चेहरों से आप परिचित हैं। अरुण कुमार पांडे जी हैं, बिहार के वरिष्ठ पत्रकार, मेरी बाईं ओर, और मेरी दाईं ओर हैं इंद्रभूषण जी, दैनिक भास्कर के वरिष्ठ पत्रकार हैं, और रवि उपाध्याय जी रोज मेरे साथ आते हैं। सबों का स्वागत है। तो हम सबसे पहले यह समझना चाहते हैं अरुण सर आपसे ही कि जो 6 चरणों का चुनाव हुआ देश के साथ साथ बिहार में भी, और बिहार में जिस तरीके से पोल ट्रेंड्स देखे गए, यह चुनाव राष्ट्रवाद के नाम पर बिहार में ज्यादा हुआ कि जातिवाद के नाम? तो आपने क्या समझा इन 6 चरणों के चुनाव में? किस चुनाव को किस तत्व ने, राष्ट्रवाद ने या जातिवाद ने ज्यादा प्रभावित किया? देखिए, बिहार तो इसी के लिए बदनाम रहा है जी कि बिहार के सामाजिक जीवन में जिस ढंग से जातीयता की गहरी पैठ है, जी राजनीति भी उससे छूती नहीं है। और ये 18वीं लोकसभा के चुनाव में जो 40 लोकसभा सीट वाले बिहार में, जी थोड़ा इसको अतीत भी देखना होगा कि 2019 के चुनाव में तो यहाँ एनडीए का डंका बजा था। जातियां टूट गई थी। हाँ, जातियां टूट गई थी। लेकिन इस बार के चुनाव में जातीय उफान था कहिए, और उसमें सबसे बड़ा योगदान रहा लालू प्रसाद का, इसलिए कि बिहार में विपक्ष को खोने के लिए कुछ नहीं था। एक सीट मिली थी, सिर्फ किशनगंज की सीट। 39 सीटें एनडीए ने जीती थी। तो विपक्ष को तो पूरा कहिए कि शून्य से शिखर पर जाने की चुनौती थी, अवसर था। तो लालू प्रसाद पिछले चुनाव में तो उनका फिजिकल प्रेजेंस भी नहीं था। संयोग है कि इस बार फिजिकल प्रेजेंस रहा, और भले ही तेजस्वी ने राजनीतिक विरासत संभाल रखी हो, लेकिन लालू प्रसाद की उपस्थिति ही काम आया एनडीए को। और वो इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि सारे जो महागठबंधन में दल है, सब पर इन्फ्लुएंस रहा लालू प्रसाद का। लोग उनके प्रति सहानुभूत होकर के उनकी बात सुनते हैं, और जिस ढंग से लालू प्रसाद ने चाहा सीटों का बंटवारा किया। मैं इसलिए बात कह रहा हूँ कि लालू प्रसाद ने इस चुनाव में कास्ट ही नहीं, जो कास्ट का कन्फ्लिक्ट पिछले दशक में बिहार में रहा है, बैकवर्ड फॉरवर्ड, पिछड़ा अति पिछड़ा, इस सब कुछ भरसक उसको उभारने की कोशिश नहीं, आप कहना ये चाह रहे हैं कि 2019 के इतर 2024 के चुनाव को लालू यादव ने बिहार में जात में झोंक दिया? हाँ, बिल्कुल। क्या इंद्रभूषण जी आप इस बात से सहमत हैं? देखिए, तेजस्वी यादव कहीं, यदि हम मुंगेर को छोड़ दे, अपवाद था जहां उन्होंने नारा दिया कि पिछड़े अति पिछड़े दलित महादलित गुलबंद हो जाओ, लेकिन यह नारा वे वैशाली में नहीं दे सकते थे। अरुण पांडे जी कह रहे हैं कि लालू यादव ने जात में चुनाव को झोंका। लेकिन हमने यह भी देखा कि बिहार की धरती पर ही कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, चाहे दरभंगा में हो या काराकाट में हो, उन्होंने जातियों के नाम लिए, मल्लाह, धानुक, कुशवाहा, इस तरीके। अरुण पांडे जी क्यों कह रहे हैं कि जाति की आग में लालू यादव ने झोंका, और फिर नरेंद्र मोदी को क्यों इस तरीके से जातियों के नाम लेने पड़े? नहीं, हम इसको दूसरे अर्थों में आपको बता सकते हैं कि लालू जी ने जब देखा कि 2-3 चुनाव से उनकी सारे उनके अस्त्र फेल हो रहे थे, तो उन्होंने एक जाति का नया प्रयोग किया कि जो नीतीश कुमार की मुख्य जातियां थी, धानु, कुर्मी, कोयरी, उनमें उन्होंने कोयरी को टारगेट किया और 8 सीट दिया कोयरी को। उसके बाद उन्होंने वैश्य को 2 सीट दी। यहाँ तक कि जो मुन्ना शुक्ला लालू यादव को मारने के लिए यज्ञ तक कराए हुए थे, उनको भी टिकट दिया। तो ये मेरा मानना है कि ये लालू यादव अपने बेटे को अगले विधानसभा चुनाव की तैयारी करा रहे हैं। लोकसभा की तैयारी नहीं कर रहे हैं। उनको पता है कि 2, 3, 4 जो भी आ जाएगा मेरे लिए प्लस। नहीं, आपको लग रहा है कि 40 में 2, 3, 4 ही आना है इंडिया ब्लॉक को बिहार में? मैक्सिमम 5-6 आएगा। मैक्सिमम 5-6 आएगा, मतलब आप 35 सीटें दे रहे हैं? जी, निश्चित तौर 32 से 35 सीट आना है। मेरा वो विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, और उस नाते वो जान के कोयरी को, वैश्यों को, ये सभी जातियों में भ्रम फैला रहे हैं कि हम A to Z हैं। जो तेजस्वी का नारा है, अब देखिएगा, तेजस्वी को हमेशा नौकरी नौकरी नौकरी, एक इश्यू पर आगे बढ़ रहा है। तो वो इससे अलग होना चाह रहा है कि नहीं, जंगल राज और तो आप क्या मानते हैं कि जो नीतीश कुमार, जो कुर्मी कोयरी लवकुश राजनीति के जनक थे, 2024 में कुशवाहा उनसे टूट गए, और कुशवाहा उनसे टूटे तो कितना टूटे, और भूमिहार भी क्या दरके, और भूमिहार चूरादेही क्या बिहार में सच में एक हो गया?
जहां जहां कुशवाहा, जी। भूमिहार, वैश्य उम्मीदवार खड़े हैं, हाँ। वहां का चुनाव परिणाम के बाद देखिएगा, वो 30-40% से लेकर 90% तक टूटे हैं। अच्छा, अब उसका परिणाम पर कितना असर पड़ेगा ये तो रिजल्ट पता मतलब चलेगा। आप कहना चाह रहे हैं कि शिवहर में ऋतु जायसवाल के पक्ष में वैसे चले गए, वैशाली में भूमिहार चले गए मुन्ना शुक्ला के हाँ पक्ष निश्चित। अब औरंगाबाद में, जी। नवादा में, मुंगेर में, खगड़िया में। मोतिहारी में, खगड़िया में, अभी चले जाइए आरा में वैसे हलवाई लोग घूम रहे हैं माले की तरफ। तो निश्चित तौर पर माले की तरफ आप देखिए, माले जो पूंजीवाद के खिलाफ है, पूंजी जमा करने के खिलाफ है, ठीक है। आरा में उम्मीदवार सुदामा प्रसाद हैं, लेकिन क्या उनके साथ भी बहस हो गए उस पार्टी के साथ जिसके बारे में कहा जाता है कि मूरी कटवा पार्टी है, पिचिरबा पार्टी है, उनके साथ भी? अब इस पूरे उस टीम का लीड कर रहे हैं तेजस्वी जी। आप देखिए, अगर 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 वो आप जो बोल रहे हैं पूंजीवाद के खिलाफ पार्टी है, तो फिर उसने नालंदा में यादव क्यों दिया, काराकाट में कुशवाहा क्यों दिया? यहाँ सबको अंततः तो आना है जाति पर ही, जाति को भी आगे करके, चूंकि किसी भी चुनाव का बेस तो जाति ही है, तो वो उन्होंने नया प्रयोग किया है और मुझे लग रहा है कि वो 30-35% सफल भी रहे। 30-35% सफल रहे। रवि उपाध्याय सर, देखिए इंद्रभूषण जी की टिप्पणी यह है कि देखिए लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आएंगे तो 32 से 35 एनडीए गठबंधन को सीटें मिल सकती है, 5 सीटों में ही सिमटना पड़ेगा, 5 या 6 सीटें। लेकिन इसके साथ यह भी कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव लोकसभा चुनाव नहीं, तेजस्वी यादव और लालू यादव दोनों लोकसभा चुनाव नहीं, विधानसभा चुनाव की रणनीति बना रहे थे और उसमें वे सफल होते दिख रहे हैं, क्योंकि एनडीए की कई जातियां उन्होंने तोड़ दी है, उसमें विभाजन पैदा कर दिया। कितने सहमत हैं आप? नहीं, ठीक बात, इंद्रभूषण जी की बात से हम सहमत हैं। निश्चित रूप से इस बार इंडिया ब्लॉक या तेजस्वी महागठबंधन जो भी कह लीजिए, जो इस तरह का मैंने जो उम्मीदवार दिया है, जो लौकुश कॉम्बिनेशन की बात हम लोग करते हैं, जो कोर वोटर एनडीए के, उसमें तो निश्चित रूप से सेंधमारी हुई है और ये कमोबेश हर लोकसभा सीट पर आपको दिखाई पड़ रहा है और यही नतीजा आपको दिखाई पड़ रहा है ज्ञानेश्वर जी, कि तब हम लोग कह रहे हैं कि नेक टू नेक फाइट जो हो रही है अभी, जो जितनी भी सीट देख लीजिए, कंफर्टेबल मार्जिन से कोई भी एनडीए का उम्मीदवार नहीं जीतेगा। यह बात ठीक है, ये 34, 35, 36, हम तो 36 बोल रहे हैं, हम तो इनसे एक ज्यादा बोल रहे हैं कि 4 ही सीट महागठबंधन को मिलने जा रहा है, जो हम जो देख पा रहे हैं। लेकिन जो मार्जिन होगा वह कम मार्जिन होगा। तो यह मार्जिन कम करने के लिए देखिए, एक बात हम लोग पहले चले 2019 के चुनाव में या 2024 में, जो आप राष्ट्रीय जनता दल कह लीजिए, यूपीए था उस समय, तत्कालीन यूपीए, तो उस समय में जो भी हारती हुई सीट नजर आई, तो वो कितना का मार्जिन रहता था, तो उसको इस बार साधने की कवायद कहीं न कहीं राष्ट्रीय जनता दल इंडिया ने। मैं ये समझना चाहता हूँ, क्या तेजस्वी यादव ने 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारी अभी ही कर ली? बिल्कुल निश्चित रूप से यह जो समीकरण दिखाई पड़ रहा है, वह निश्चित रूप से दिखाई पड़ा है कि तेजस्वी जो 2024 में वह सिर्फ समझ रहे हैं हर चीज सीट को, उसके बाद 2025 में ही का वह मेजर जोड़ देने की तैयारी। मैं अरुण पांडे सर के पास फिर से आता हूं। देखिए इंद्रभूषण जी का कहना है, रवि उपाध्याय जी का भी कहना है कि लवकुश समीकरण में डेंट हो गया, जबकि लवकुश समीकरण के जनक नीतीश कुमार और लवकुश समीकरण सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष, उपेंद्र कुशवाहा इतने बड़े नेता, वे भी एनडीए के हिस्सा, तो क्या इसके बाद भी कुशवाहा, सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा की बात नहीं माने और तेजस्वी यादव की बात मान ली? इन्होंने भूमिहारों की बात कह दी कि मुन्ना शुक्ला के कारण, या फिर यदि जहां और भी उम्मीदवार थे, फिर मल्लाह भी एनडीए के समर्पित वोटर थे। इतना प्रयास किया बीजेपी ने, कभी हरी सहनी को सामने लाया, कभी कुछ किया, लेकिन क्या मुकेश सहनी भी डेंट कर दिए, उन्होंने भी दरक दिया? देखिए, जो प्रारंभिक चर्चा में मैंने आपसे बातें कही कि इस बार के चुनाव में जाति एक सच्चाई थी और लालू प्रसाद ने जो कुछ एनडीए का जो कोर वोट बैंक जिसको आप कहते हैं, एंटी लालू वोट, शहरों का वोट और कास्ट कंपोजिशन के हिसाब से क्षेत्र विशेष में कौन सी पार्टी जो कैंडिडेट सिटिंग है उसको कैसे हम डिफीट दे सकते हैं, कैसे उसको घेर। लालू प्रसाद में सभी 40 कंस्टिट्यूंसी में खुद इस बार राजद 23 सीट लड़ रहा है, कांग्रेस 9 सीट लड़ रही है, 3-3 सीट माले और वीआईपी लड़ रही है और बाकी सीट एक और एक सीट सीपीआई सीपीएम। ये सारे आप कैंडिडेट देखेंगे तो कास्ट कंपोजिशन, अभी इंद्रभूषण जी ने नालंदा की चर्चा की, ये किसी से छिपा नहीं है कि नीतीश कुमार का गृह जिला है नालंदा, वो उनका दुर्ग और गढ़ कहते हैं। और कभी वो भी आपको याद होगा कि कभी जब सभी कुर्मी
एकजुट होते ही या कुर्मी वोट बंटते थे उन दिनों जी। जब सब कास्ट का झगड़ा था। विजय कुमार यादव सीपीआई के बिल्कुल। वहाँ एमपी हुआ करते थे, उसी कुर्मी बाहुल्य क्षेत्र 2014 में भी क्या हुआ हाँ, था? वही कह रहा जी। हूँ। अब इस बार लालू प्रसाद वहाँ सीट महागठबंधन में माले को दे दिया जी। और सिटिंग एमएलए हैं माले के यादव हैं, संदीप सौरभ। जी। वो उसके पीछे का उद्देश्य क्या था? माले की कब की सीट थी नालंदा, लेकिन कास्ट कंपोजिट से हिसाब से कुर्मी वर्सेस अदर्स जी। ये साधने तो के लिए 2024 में भी यह लड़ाई आपको दिख रही है वहाँ नालंदा में? बिल्कुल, ये तो लड़ाई आप नालंदा की लड़ाई ही शुरू से ही रही। जी। भले ही नीतीश कुमार के बाद कुर्मी एकजुट हो गए, जी। कुर्मी के लीडर ही पहले बने नीतीश कुमार। बाद के दिनों में जब वो सत्ता में आ गए तभी लवकुश समीकरण उन्होंने बनाया जी। और बात निश्चित रूप से उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ भी थे। आप भूलिए नहीं असेंबली का चुनाव, जी। जब इसी मध्य बिहार में अरवल गया जहाँ कुर्मी बाहुल्य क्षेत्र है, एक जाति जो कुशवाहा की होती है दांगी, जी। उसको उन्होंने अति पिछड़ों की सूची में शामिल किया और कुशवाहा उपेंद्र कुशवाहा की बजाय लोगों ने नीतीश कुमार पर भरोसा किया था। इस चुनाव में जो बात आपने कही कि सम्राट चौधरी कुशवाहा जाति के बिल्कुल चेहरा उपेंद्र कुशवाहा भी बनाया, उधर ही है। उपेंद्र कुशवाहा भी है, तो उपेंद्र कुशवाहा के रहते जब वो एनडीए में आ गए थे और सम्राट चौधरी जो ही प्रदेश भाजपा की बागडोर संभाली, डिप्टी सीएम हो गए, तब तो बीजेपी के चेहरा हो गए। जी। अब तो उपेंद्र कुशवाहा के लिए सच पूछे अपना राजनीतिक वजूद और भविष्य संभालने की चुनौती हो गई है। जी। कैसे बचेंगे काराकाट कैसे बचेंगे जी। काराकाट में। लेकिन लालू प्रसाद ने सभी जगह आप एक एक कंस्टिट्यूंसी पर यदि आप गौर करेंगे तो कम से कम 12-13 ऐसी कंस्टिट्यूंसी है वहाँ कास्ट कंपोजिशन के हिसाब से एक प्रयोग किया है। जी। वो प्रयोग एनडीए ने नहीं किया। एनडीए में जदयू और बीजेपी 4-4 सीटें कैंडिडेट बदले, जी। बाकी तो सभी सीटिंग गेटिंग उनके थे। लोग मानते हैं आकलन कि यदि कास्ट एनडीए जो अभी सीटिंग एमपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर थी, जी। यदि चेहरा बदले होते तो लड़ाई का कुछ और होता। फिर भी जी। ये पूरे चुनाव में कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी का नाम, काम और चेहरे पर ही सबका सहारा है। चलिए, दूसरी तो तरफ मोदी के नाम का ही सहारा है। लेकिन देखिए एक बात और है, जब हम चुनाव की बात करते हैं, देखिए तेजस्वी यादव महंगाई की बात कर रहे थे, तेजस्वी यादव बेरोजगारी की बात कर रहे थे। महंगाई और बेरोजगारी पर बीजेपी वाले नहीं बोलते हैं, उनकी व्यवस्था भी है और वो बोलते किस चीज पर है? हिंदू मुस्लिम पर बोलते हैं। पाकिस्तान की बात करते हैं कि पाकिस्तान में लोग खुशियां मनाएंगे यदि इंडिया ब्लॉक जीत जाएगा। फिर वह कहते हैं बीजेपी राशन की बात करती है, राशन इम्पैक्ट दिखाई पड़ा भी। तो आप हमें यह समझाइए कि महंगाई और दूसरी ओर बेरोजगारी, तेजस्वी यादव अपने को मैन ऑफ नौकरी साबित करने में लगे रहे, तेजस्वी यादव को कितनी सफलता मिली? देखिए, निश्चित तौर पर जो युवा है जी। 20-22 से लेके 30-35 तक, वो ये मान रहा है कि जो नौकरियां पिछले दिनों में मिली हैं, पिछले साल या 14 महीनों में, उसमें तेजस्वी यादव का बहुत रोल है। जी। और यही तेजस्वी यादव सबके जेहन में बिठाना चाह रहे हैं ताकि उनको इसका फायदा विधानसभा चुनाव में मिले, जहां पर कम 3-4-5 हजार से जीत हार होती है। तो वो हम फिर आपको बता रहे हैं कि वो तैयारी करें विधानसभा चुनाव, और इसीलिए वो जानते हैं कि मेरे फादर के शासन पर परिवारवाद और जंगल राज चस्पा हुआ है, तो उसको हटाना है। तो बस इसी एक इश्यू को आगे लेके चलना है। नौकरी 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 महंगाई पर भी वो भी कम बोलते हैं, नौकरी पर ज्यादा बोलेंगे, सिंचाई पर ज्यादा बोलेंगे, कमाई पर ज्यादा बोलेंगे। इसीलिए आजकल तो फटाफट खटाखट टनाटन। जी। वो तो जो राहुल गांधी वहां से शुरू किए कि हम 1 लाख रुपए हर महिलाओं के खाते में खटाखट देंगे, वहां से वो शुरू हुआ है, चल रहा है। लेकिन निश्चित तौर पर तेजस्वी ये अभी तक समझाने में सफल रहे हैं। लेकिन वही है ना कि अब वो वोट क्या है कि उनका जो सिस्टम है, जो उनका वोट डलवाने का सिस्टम है, उनके जहां भाषण करते हैं उस फील्ड से बूथ तक, वो सिस्टम कमजोर है। वहां आप बता रहे थे इंदुभूषण जी A to Z की बात कर रहे हैं तेजस्वी, और देखिए A to Z की बात करते हैं तो सभी जातियों की बात हो जाती है। लेकिन जो उनका समीकरण है, माई समीकरण, इस बार उन्होंने कुशवाहा को जोड़ने की कोशिश की है, मल्लाह को जोड़ने की कोशिश की है। लेकिन यह भी कहा जाता है कि जब तेजस्वी यादव A to Z की समीकरण की बात करते हैं तब तो ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही डायरेक्ट एंट्री लालू यादव की होती है लोग डर जाते हैं। तारापुर और कुशेश्वर स्थान के उपचुनाव का लोग मतलब याद कराते हैं कि जब तक तेजस्वी यादव लड़ रहे थे तब तक बात ठीक थी, लेकिन जैसे ही लालू यादव की एंट्री हुई, हेलीकॉप्टर से पेशाब कराने लगे और उसके बाद एक भय पैदा हो जाता है। क्या यह बात सही है? आपको हम इस चुनाव का एग्जाम्पल देते हैं। राजीव प्रताप रूढ़ी ने अपने बहुत करीब आदमी को पटना बोला कि थोड़ा तुम्हारा संबंध है लालू जी से, उनको समझा के छपरा भेजो 5-6 दिन।
वो बैठ जाएंगे तो मेरा चुनाव आसान हो जाएगा। अच्छा, लालू यादव छपरा बैठ जाएंगे तो चुनाव आसान हो जाएगा। हाँ, तो ये तो जो लालू यादव को जो वो भयावह चेहरा है, 90 से 5 वाला, वो तो है ही। हाँ। उसी को आज भी लोग गुना रहे हैं। आज भी बीजेपी के हर सभा में वही जंगल राज परिवारवाद क्यों चल रहा है? नीतीश जी हर सभा में बोलते हैं कि 7 बच्चा 2 बच्चे, क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो नौकरी के इशू पर वो ऐसा पूरे अपने मोड़े हुए तेजस्वी की फिर इन लोग घुमाना चाह रहे हैं उधर। तो यही अभी चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है वो वोट में कितना तब्दील होगा, अभी वो आपको पता चलेगा विधानसभा का चुनाव। चलिए, तो देखिए विधानसभा में पता चलेगा। रवि उपाध्याय सर के पास आते हैं। देखिए रवि सर, हम यह समझना चाहते हैं, पहले चरण के चुनाव से या उसके पहले से आप इंगेज थे, जान रहे थे, क्या इस चुनाव में आपको 2019 की तरह मोदी नाम केवलम, मोदी का नाम ही सब कुछ है, मोदी कार्ड चलता हुआ दिखाई पड़ा? पहले चरण, दूसरे चरण, या फिर बाद में चलने लगा? और हिंदू मुस्लिम का जो फसाद होता था, क्या वह फसाद इस बार ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन उस तरीके से हुआ कि फिर लोगों ने वोट किया अपनी मर्जी से? नहीं, देखिए इस बार जो मोदी मैजिक था वह मैजिक नहीं चल रहा था। 14-19 को आप भूल जाइए। इस बार जनता को पढ़ पाना बहुत कठिन था। जनता को कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस बार पढ़ नहीं पा रही थी, और सारे जो कैंडिडेट थे, आप भारतीय जनता पार्टी की बात कर लीजिए, जेडीयू के बाद एनडीए फोल्ड की बात कर रहे हैं, जो वही सिटिंग थे, एक आध दो को अदला बदली किया गया या बेटिकट किया गया, लेकिन उनके खिलाफ निश्चित रूप से एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा, बहुत नाराजगी थी लोगों में। बावजूद इसके सब लोग देख रहे थे मोदी को देना है, और वही मोदी के चेहरे पर ही वोट हुआ है। जितनी जगह हम भी जाकर के देखे, अब गाली बक रहे हैं वो जो सिटिंग एमपी है उनको, या भारतीय जनता पार्टी को हो या वो को, लेकिन कह रहे हैं कि भाई मोदी को केंद्र में सरकार बनाना है तो हमको वोट देना है। और जो ध्रुवीकरण की बात, निश्चित रूप से ध्रुवीकरण की बात पर भारतीय जनता पार्टी जो है सो इस पर बैटिंग बॉलिंग करती हुई नजर आई। क्योंकि देखिए आप, कई फेज में चुनाव में कई जो फायर ब्रांड नेता है वो बोले हैं कि पाकिस्तान जाना चाहिए, जो वहां पर जैसे जीत जाएंगे तो वो इंडिया ब्लॉक के लिए भी बात कर रहे थे कि लोग जीतेंगे तो वहां पर खुशी मनेगी, जैसे बरसात होगा तो माने वहां तो छतरी लगाएंगे, यहाँ इस तरह की बात, लोग कई तरह की बात हुई। तो यह तो निश्चित रूप से ध्रुवीकरण करने का प्रयास किया गया, लेकिन जनता इस बार बहुत साइलेंटली वोट की है, और यह जो है सो आपको चुनाव के दिन, केवल मोदी के नाम से जनता संतुष्ट नहीं हुई है, अन्य मुद्दे भी रहे। हाँ, निश्चित रूप से जो तेजस्वी ने, जो इंद्रभूषण ने कहा, तेजस्वी ने जो एक बड़ी लकीर खींची नौकरी, बेरोजगारी, पलायन के, तो उस पर जो है सो तमाम एनडीए को भी देखिए जो है सो बैटिंग बॉलिंग करना पड़ा। मुख्यमंत्री तक को और सम्राट चौधरी को बोलना पड़ा कि हम जो है सो 2 लाख 2.5 लाख नौकरी देंगे, हम जो तब आएंगे वोट मांगने के लिए। स्पष्ट रूप से चुनावी मुख्यमंत्री और सम्राट चौधरी की बात हो गई। अरुण सर, हम आपसे यह समझना चाहते हैं कि देखिए चुनाव के ठीक पहले 28 जनवरी की तारीख थी, बीजेपी ने नीतीश कुमार, जिन्हें नकार दिया गया था, कह दिया गया था कि अब ये खत्म है, फिर से बीजेपी के ने सरकार बनाई नीतीश कुमार के साथ। नीतीश कुमार कितने फायदेमंद साबित हुए? क्योंकि देखिए रवि उपाध्याय सर कह रहे हैं कि 36 सीटें आ सकती हैं, इंद्रभूषण जी कह रहे हैं कि 32 से 35 सीटें आ सकती है। नीतीश कुमार के आने का कितना फायदा बीजेपी को मिला, और यदि नीतीश कुमार नहीं आते तो कितना नुकसान होता, और यदि नीतीश कुमार इंडिया ब्लॉक में होते तो जो 5 सीटें या 4 सीटें कही जा रही है वो सीटें बढ़कर कितनी हो जाती? देखिए, अभी नीतीश कुमार का इफेक्ट के पहले जी, रवि जी ने जो बात की उसमें थोड़ा सा हम वैल्यूएट करना चाहते हैं। मेरी समझ ये है कि नरेंद्र मोदी का जादू नहीं था, उसको आप कहेंगे नरेंद्र मोदी का इफेक्ट था। और वो न सिर्फ बिहार में 40 सीट के चुनाव में, पूरे देश भर में जो 7 चरणों में चुनाव हुए 543 सीटों के लिए, उसमें बिहार, पश्चिम बंगाल और यूपी में सभी 7 सीटों, अभी 57 सीटों के लिए चुनाव होने हैं लास्ट फेज में। तो इसमें मोदी इफेक्ट तो था, और उसमें जो लाभार्थी की योजना है ना, सब जगह साइलेंट वोटर था। और जो बात एक आपने कही कि बीजेपी ने तो भरसक कोशिश की, जो हिंदू बनाम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, मुसलमानों के को तुष्टीकरण को लेकर, मुसलमानों को जो कांग्रेसी शासित राज्यों में, चाहे कर्नाटक में या वेस्ट बंगाल में, वहाँ मुसलमानों को जो आरक्षण दिया नहीं, गया। देखिए अरुण जी, मैं यहाँ आपको रोकता हूँ कि आप कर्नाटक की बात करते हैं आरक्षण की बात, 2008 में आरक्षण दिया गया, और यदि बीजेपी की मर्जी थी, बीजेपी की इच्छा थी, तो उसके बाद वहां बीजेपी की कई सरकारें बनी। आपने क्यों नहीं वापस ले लिया था, जो अभी आप लोकसभा चुनाव के समय यह मुद्दा उठा रहे हैं? बात मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी ने भरसक कोशिश की, जो आप बात करते हैं हिंदू बनाम मुस्लिम करने की। हाँ, इस चुनाव में न सिर्फ बिहार में, आप देखिए बिहार में भी 6-7 ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिम बहुल क्षेत्र मानते हैं। तो सेकेंड फेज चुनाव के बाद प्रधानमंत्री ने तो पूरे देश भर में हिंदू बनाम मुस्लिम
मतलब विपक्ष पर यही आरोप उनका रहा। मतलब आप ये मानते हैं कि ये नेता ही हैं जो हिंदू बनाम मुस्लिम कराते हैं? क्योंकि देखिए इस बार रामनवमी है, बिल्कुल बिहार में शांतिपूर्ण गुजर गया, और यदि चुनाव ना होता तो आप पिछले बार जितने रामनवमी हुए हैं, कभी सासाराम में, कभी बिहार शरीफ में, कभी औरंगाबाद में दंगा हुए हैं, लेकिन इस बार बिल्कुल शांतिपूर्ण गुजर गया। आप देखिए ना, इसलिए मैं हिंदू मुस्लिम की बात मैं कह रहा हूँ जी कि न सिर्फ प्रधानमंत्री अमित शाह भी कहीं भी जा रहे हैं तो राम मंदिर में, भव्य राम मंदिर बना, उसका जो लोकार्पण हुआ, अब उसमें जिस ढंग से यूपीए के इंडिया अलायंस के नेता नहीं गए, इस इशू क्यों उछाल रहे हैं? उसके पीछे सिर्फ हिंदू और मुस्लिम ही करना था। अब एक बात जो अंतिम सवाल आपने जो आपने कहा, नीतीश कुमार का इफेक्ट को कैसे इनकार आप कर सकते हैं? नीतीश कुमार ने जो बीजेपी से नाता तोड़ा था, हम ही आप आकलन कर रहे थे कि अब तो बीजेपी यहाँ बिहार में लाई हो जाएगी 50-50। वो 15 का विधानसभा चुनाव हम याद कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन नीतीश कुमार की एक छवि और जो अभी लाभार्थी योजना की बात करते हैं, इसको कैसे आप इनकार करेंगे? साइकिल, पोशाक की योजना, फिर जो बच्चियों को फर्स्ट डिवीजन पास करने पर 10,000 रुपए मिलते थे, महिला सिपाही, हाँ, पंचायतों में आरक्षण, हाँ, ये सारी बात तो कहीं ना कहीं महिलाओं पर तो एक छाप थी नीतीश कुमार की, वो यूं ही समाप्त। देखिए, उम्र और सेहत एक अलग चिंता का विषय है, और नीतीश कुमार को इस पाले में आने के बाद जो बीजेपी की रणनीति थी, जो बार बार भाजपा कह रही थी कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजा बंद है, लेकिन नीतीश कुमार में वो मादा था कि यहाँ साथ आने से पिछड़ों की गोलबंदी टूट गई। जो 2015 के चुनाव में लालू नीतीश ने मिलकर जो एक समय बनाया कि भाजपा को बिहार में सत्ता में आने का सपना चूर चूर हो गया, 54 सीटों पर असेंबली चुनाव में भाजपा सिमट गई। तो इस चुनाव में नीतीश कुमार के साथ आने से, जो अभी रवि जी बता रहे हैं, इंद्रभूषण जी बता रहे हैं कि 35 के आसपास प्लस माइनस सीटें आ रही है, उसमें नीतीश कुमार के योगदान को कैसे आप इनकार कर सकते हैं? हाँ, एक बात है, मैं मानता हूं कि नीतीश कुमार ने जो पाला बदला, जो पलटी मार जिसको आप कहते हैं, उसे खुद उनकी छवि को नुकसान हुआ। लेकिन बीजेपी को कितना फायदा हुआ, इंडिया को कितना नुकसान हुआ? यदि नीतीश कुमार होते तो कितनी सीटें इंडिया को मिल जाती? अभी तो लोग कर रहे हैं 5, 6, 4 की बात कर रहे हैं। नहीं, उस पाले में होते तो लड़ाई 50-50 की होती, मतलब 50-50, 20-20 हो जाता। हाँ, बिल्कुल। इंद्रभूषण जी कितना सहमत है? यदि नीतीश कुमार उधर होते, इंडिया ब्लॉक में होते, तो क्या बिहार में 20-20 हो जाता? बीजेपी को बड़ा झटका लगता है, एनडीए को बड़ा झटका लगता है, दिल्ली दूर हो जाता। देखिए, आपको नीतीश कुमार की ताकत को समझना होगा। वो अकेले होते हैं तो 13% वोट के मालिक होते हैं, 16%, 14%। अब घटकर लोग कह रहे हैं कि हाँ 8%, 9%। लेकिन जब किसी के साथ होते हैं तो वो डबल हो जाता है। वो कैटलिस्ट हैं, जिसके साथ जाते हैं उसको बहुत ताकतवर कर देते हैं। तो अगर वो उधर होते इंडिया अलायंस में, तो निश्चित तौर पर लालू जी जो इन्होंने जातीय आरक्षण दिया 75%, जो इस चुनाव में कहीं सुनाई नहीं दे रहा है, वो बड़ा इशू होता है और बैकवर्ड फॉरवर्ड होता है। और एकदम बीजेपी सर तो ज्यादा बोल रहे हैं 20 सीट, हमको तो लगता था वो 10-15 से मट जाते हैं। नहीं, यदि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ नहीं होते, इंडिया ब्लॉक में नहीं होते, तो मात्र 15 सीटें एनडीए को, 10 सीट एकदम बिहार में। देखिए, जो जातिगत, मतलब आप ये मान रहे हैं ना कि नीतीश कुमार के आने से 25 सीटों का फायदा हो गया एनडीए को? नीतीश कुमार के आने से ये लालू जी ये साबित नहीं कर पा रहे हैं बिहार में बैकवर्ड फॉरवर्ड। वो सामने कौन है? नीतीश कुमार है, सम्राट चौधरी है, चिराग पासवान है, हम के मांझी हैं, वो कहीं ये साबित नहीं कर पाते हैं कि बीजेपी फॉरवर्ड की पार्टी है या बीजेपी बैसों की पार्टी है। बीजेपी ने ऐसी रणनीति बनाई, उनके सामने उनके ही लोगों को खड़ा कर दिया है, इसलिए वो तेजस्वी चाह कर भी जातीय आरक्षण मैंने दिया 75% बड़ा, ये कर ही नहीं पा रहे हैं। रवि उपाध्याय से देखिए नीतीश कुमार की प्रासंगिकता की बात कर रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि देखिए, जब बीजेपी सत्ता में होती है तो हिंदू मुस्लिम होता है, जब आरजेडी सत्ता में होती है तो बैकवर्ड फॉरवर्ड होता है, लेकिन जब नीतीश कुमार होते हैं तो ये दोनों बातें नहीं होती है। कितना सहमत होते हैं? इन्होंने कहा कि 25 सीटें इंडिया ब्लॉक को आती यदि नीतीश कुमार होते इंडिया ब्लॉक में। अरुण सर कह रहे हैं कि 20-20 होता। आपकी टिप्पणी क्या है? देखिए, निश्चित रूप से नीतीश कुमार जिस अलायंस के साथ रहते, वो उसका ताकत बढ़ता है, इसमें कहने की बात नहीं। अभी हम लोग जो बात कह रहे हैं कि एनडीए को यहाँ पर 35-36 की बात हो रही है, तो क्यों हो रही है? नीतीश कुमार के साथ आने से ही। नीतीश कुमार अगर दूसरे फोल्ड में होते तो निश्चित रूप से यह समीकरण आपको उल्टा हुआ दिखाई पड़ता है। तो उल्टा हुआ का मतलब 50-50 भी होता या फिर 15-18 की बात होती। लेकिन निश्चित रूप से देखिए, नीतीश कुमार ने जो काम किया है उससे तो आप इनकार नहीं कर सकते। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड हर बच्चे को, बिना जात जमात, किसी भी वर्ग, किसी भी क्लास का बच्चा, उसको 4 लाख रुपया मिल रहा है। यह
मामूली बात तो नहीं है ज्ञानेश्वर जी। या आप किसी भी, आप पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, सवर्ण समाज से हो, लेकिन सबको वो लाभान्वित कर रहे हैं। जिस तरह से नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जाता है कि वह विकास कर रहे हैं, सड़क पुल पुलिया बन रहा है, तो सब जाति के लिए, सब समाज के लिए, तो वही काम नीतीश कुमार ने किया है। तो यह नीतीश कुमार की यूएसपी है। वह जिसके साथ रहेंगे उसकी शक्ति दोगुनी हो जाएगी। जैसे किसी, हम लोग देखते हैं ना कि किस महाभारत में था कि बाली, तो उसको देखा तो उसको शक्ति जो है दोगुना, तो वही टाइप नीतीश कुमार है। तो नीतीश कुमार निश्चित रूप से आखिरी सवाल पर आते हैं अरुण सर से, फिर हम इसको कंक्लूड करेंगे कि देखिए लोकसभा चुनाव तो अब खत्म भी हो जाएगा 1 जून को, अब आगे विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू होगी। तेजस्वी यादव ने कसरत कर ली है, क्या आपको लगता है कि तेजस्वी यादव विधानसभा के चुनाव में मुख्यमंत्री पद के सबसे मजबूत दावेदार होंगे, क्योंकि बीजेपी की ओर से अभी कोई चेहरा नहीं है और नीतीश कुमार की शारीरिक और मानसिक अवस्था को लेकर कई सवाल उत्पन्न तो हैं? देखिए, अभी एक प्रयोग का सवाल है जो अभी विधान लोकसभा के चुनाव में लालू प्रसाद ने जो प्रयोग किया है, ये कितना लोग भरोसा करेंगे, वो सबसे बड़ा सवाल है। अभी तो राजद का एमवाई ना कि एक सवाल है कि यादव बिल्कुल आज भी और पिछले दिनों भी, जब से लालू प्रसाद बिहार में पहली बार मुख्यमंत्री बने, तो पिछले 3 दशक से राजनीति की एक धुरी बने हैं। चाहे लालू सत्ता में रहे या बाहर रहे, भले ही तेजस्वी विरासत संभाल रहे हों, लेकिन पॉलिटिकल जिसको आप कहते हैं एक लाइन होती है, वो लालू की ही लाइन है। अब जो बात आपने कही कि इस बार के लोकसभा के चुनाव में लालू प्रसाद ने या राजद ने एक राजनीतिक समीकरण, सामाजिक समीकरण, नया प्रयोग किया, साधने की कोशिश की, कितना फलदायी होगा, कितना भरोसेमंद होगा। देखिए, तेजस्वी जो ही चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट बने, तो महागठबंधन के तो चेहरा पिछली बार से ही बिल्कुल मान लिया है लोगों ने उनको, लेकिन अब दूसरा कौन भरोसा करेगा? फिर यही बोल, अभी तो आपने बात की, आगे दिन की लड़ाई तो अब अगले पिछड़े की है नहीं, पिछड़े पिछड़े की लड़ाई है, पिछड़ा अति पिछड़े की लड़ाई है, तो जो इस महादलित की लड़ाई है। तो ऐसी स्थिति में इधर तो सम्राट चौधरी चेहरा है ना, इधर तो अब कोई सम्राट चौधरी चेहरा है, अपर कास्ट का कोई चेहरा नहीं भी होने जा रहा। तो चेहरा तो यदि उधर तेजस्वी होंगे तो इधर कोई दूसरा पिछड़ा ही अति पिछड़ा चेहरा होगा। ऐसी स्थिति में खुद वो महागठबंधन की ओर से सीएम के चेहरा बन गए, लेकिन आगे की राह उनकी उतना ही कठिन मैं मानता हूँ कि अगले कोई तेजस्वी चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे। अभी वो राह के लिए फिर देखिए, अभी तो चुनाव नियत समय यदि पर होगा तो 25 के नवंबर में होना है। अभी तो इस लोकसभा के चुनाव के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, उनका राजनीतिक सेहत, उनकी उम्र के हिसाब से क्या यही गठबंधन चलेगा कि इसमें कुछ और प्रयोग होगा, बदलाव होगा, ये नतीजा आने दीजिए। अभी तो आपने बहुत लंबी दूरी की बात कर, चलिए नतीजा आने दीजिए। इंद्रभूषण जी, देखिए आप तेजस्वी यादव को बहुत करीब से जानते हैं, 2020 में वो मुख्यमंत्री बनते बनते चुक गए और नीतीश की कृपा से ही उन्हें सत्ता प्राप्त होती है, चाहे 2017 में प्राप्त हुई, चाहे 2022 में प्राप्त हुई, 2015 में प्राप्त हुई या 2022 में प्राप्त हुई। तो क्या आपको लगता है कि भविष्य में तेजस्वी यादव जो 2020 में चुक गए थे, इस बार मुकाम के और करीब हैं? वो वही प्रयोग कर रहे हैं ना, वही प्रयोग कर रहे हैं। एमवाई समीकरण में वो कुशवाहा जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, मल्लाह जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, सवर्णों के कुछ जो मल्लाह का कार्ड चला है, निश्चित तौर पर चला है। कम से कम वो जो तिरहुत का क्षेत्र है, तिरहुत और सारण, वहाँ मल्लाह उनके साथ हैं, मुकेश सहनी के चलते। इवन मुजफ्फरपुर में भी दोनों तरफ मल्लाह कैंडिडेट थे, लेकिन ज्यादा पुल मल्लाह का पड़ा है इंडी गठबंधन। तो असर तो पढ़ा ही है। तो वो प्रयोग कर रहे हैं, वही प्रयोग कर रहे हैं। वो अभी 8 सीट कुशवाहा को दी, इसका मतलब कि वो बोले हैं कि हम विधानसभा में तुमको 50 सीट देंगे। भूमिहार को 1 सीट दिए, जो देते ही नहीं थे वो, कम से कम 6-7 देंगे भूमिहार को। और जो पार्टी मानी जाती थी कि राजपूतों के साथ बढ़िया संबंध है, उसके सारे टिकट काट कर सिर्फ 1 सीट दिए हैं। तो ये बता रहे हैं कि हम सबको लेके चलने का प्रयास कर रहे हैं। अब आगे क्या करेंगे वो तो, लेकिन वो जो संकेत दे रहे हैं, वो अपने एमवाई समीकरण में 3-4 और बड़ी जातियों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जोड़ लिए, जोड़ पाए तो निश्चित तौर पर वो सफल हो जाएंगे। ठीक है, रवि उपाध्याय सर, आपको क्या लगता है कि कितने करीब पहुंचने वाले हैं तेजस्वी यादव, क्योंकि उन्होंने आधी तैयारी तो कर ली है, आपने ही कहा कि विधानसभा चुनाव की कसरत उन्होंने कर ली है, कितने करीब रहेंगे या फिर से पीछे छूट जाएंगे? देखिए, निश्चित रूप से उनको नया समीकरण साधना होगा। सिर्फ एमवाई पर वो बोलते भी हैं कि एमवाई कह के लोग हमारे पार्टी को कमजोर करने की बात करता है, वोट बैंक को ये तेजस्वी बोलते हैं इस बात को। तो यह निश्चित रूप से वह उसको जो बाप की बात कहते हैं,
तो वो बाप को ही साधने की कवायद में है कि अगर यदि सब कोई सज जाएगा तो निश्चित रूप से 2025 उनके लिए तो फिर टफ नहीं होगा, लेकिन हाँ उसके लिए उनको कठिन प्रयास करना होगा, तभी जाकर के आपको बात बनती हुई दिखाई पड़ेगी। तो देखिए आज हमने चर्चा की कि बिहार का मूड क्या कर रहा है, बिहार का मूड क्या देश के हिसाब से है या कुछ अलग है। कई प्रकार की टिप्पणियां आई, कई प्रकार के राय आए, सीटों की संख्या का भी अनुमान लगाया गया है। तो हम इस चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे, हम और भी वरिष्ठ जनों से जुड़ेंगे ताकि हम भी समझ सकें, आपको भी बता पाएं। तो आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखिएगा तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।